चलें जी, मैं बेटा अक्सर करता हूँ इस तरह, फिर काफ़ी देर लग जाएगी, तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई कि यहाँ पे हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को देखने जा रहे हैं, और सिनेरियो है वो एक प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिटेबिलिटी का है। यानी एक बजाय इसके कि हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी देखें, यहाँ पे हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे, और इस प्रॉफिटेबिलिटी में हम इस्तेमाल करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, यानी कि ABC का। और एक आपको पता है डिफरेंट कैसे होती है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं उसकी एलोकेशन के लिए हम ABC को इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि डायरेक्ट कॉस्ट जो होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल्स और डायरेक्ट लेबर, वो तो ईजीली ट्रेसेबल होती हैं, उसकी कॉस्टिंग बिल्कुल एक्यूरेट होती है, इसलिए उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। HS operates at capacity and decides to apply ABC analysis to three product lines: baked goods, milk and fruit juices, and frozen foods. It identifies four activities and their activity cost rates as follows. तो ये चार activities given है: ordering, delivery, shelf stocking, and customer support and assistance. इसके rates given है, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं। नॉर्मली कुछ प्रॉब्लम्स में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स में ये आपको रेट कैलकुलेट करना पड़ता है खुद से। उसका डाटा गिवन होता है। वो डाटा कैसे गिवन होता है कि मिसाल के तौर पे ऑर्डरिंग है, तो ऑर्डरिंग की टोटल कॉस्ट जितने भी डिपार्टमेंट्स में ऑर्गेनाइजेशन में लगती है, जिस भी हवाले से होती है, उसकी टोटल कॉस्ट को ऐड कर लिया जाता है, और उसके साथ जो है वो उसका कॉस्ट ड्राइवर उसे डिवाइड कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर हमारा रेट आ जाता है। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे इस वक्त रेवेन्यूज़, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड स्टोर सपोर्ट कॉस्ट जो है वो गिवन है। अच्छा जी, अब नॉर्मली जैसे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की प्रॉब्लम्स में होता है, तो दो रिक्वायरमेंट्स नॉर्मली होती हैं। पहले एक हम सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम, जो कि ऑलरेडी ये ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर चल रही होती है, उसको यूज़ किया जाता है। और जो है दूसरी रिक्वायरमेंट नॉर्मली जो होती है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे मुश्तमिल होती है। और याद रहे कि ये जो हम यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में जो है प्रॉफिटेबिलिटी हम और तरह से फाइंड आउट करते हैं, वो आपको पता ही है। वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हम कल बनाते हैं, और उसके अंदर से हम प्रॉफिटेबिलिटी, वो एक अलग चीज़ है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम इंडिपेंडेंट होते हैं, हम किसी भी तरह से प्रॉफिटेबिलिटी सेगमेंट वाइज भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो अब रिक्वायरमेंट्स की तरफ आते हैं। डेटा को अच्छी तरह से देख लें। ये रेवेन्यूज़ हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, स्टोर सपोर्ट है। और पहले नॉर्मल कॉस्टिंग के लिए ये रीड कर लेते हैं। अंडर दिस इट्स सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम, HS एलोकेटेड सपोर्ट कॉस्ट प्रोडक्ट्स एट द रेट ऑफ 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक सिंपल सा क्राइटेरिया बना लिया जी कि मिसाल के तौर पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 30% जो है वो स्टोर सपोर्ट कॉस्ट होंगी, और ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक 36,000 जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसका 30%। जी ईमान, आपने कैलकुलेशन करके देख ली हैं? ये वैल्यूज़ टैली कर रही हैं? जी, वैल्यूज़ टैली कर रही हैं। तो ये हम अपनी जो है तसल्ली के लिए देख सकते हैं कि 30% ऑफ द 36,000 इज़ 10,800, एंड इन द सेम वे बाकी वैल्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब सिंपल कॉस्टिंग के लिए हमें ऑब्वियसली ये डाटा बहुत सिंपल है, इजी है। रेवेन्यूज़ में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे, और स्टोर सपोर्ट की कॉस्ट को भी माइनस कर लेंगे। लेट्स सी इसकी कैलकुलेशंस को हम इधर हुआ देख लेते हैं। तो ये आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। तो स्टोर सपोर्ट को मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया है। 3 प्रोडक्ट्स हैं कॉलम्स के अंदर, तीनों प्रोडक्ट्स को लिख लें, और उनके रेवेन्यूज़, और उसके नीचे कॉस्ट दो तरह की हैं, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और दूसरी स्टोर सपोर्ट है। दोबारा आप लोगों को एम्फसाइज करते हुए ये बताता चलूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में और तरह से जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड होती है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट और तरह से बनती है। यहाँ पे हम उसके हमारे पर पाबंदी नहीं है कि हम वो वाले फॉर्मेट को यूज़ करें। यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट हैं, हम कोई भी फॉर्मेट जो है वो सिचुएशन के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कॉस्टिंग है। तो यहाँ पे जनाब ऑपरेटिंग इनकम आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन हमने कर ली, रेवेन्यूज़ में से कॉस्ट को माइनस कर दिया। अच्छा, अब इसमें असल चीज़ ये साथ साथ करनी है कि ऑपरेटिंग इनकम भी फाइंड आउट करनी है, बल्कि
ऑपरेटिंग इनकम की परसेंटेज भी आप फाइंड आउट कर लें, ठीक है, रेशो भी फाइंड आउट कर लें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो अब बेक गुड्स में 21.34% आया, इसी तरह से मिल्क एंड फ्रूट में 5% तकरीबन 5.45, और फ्रोज़न प्रोडक्ट्स में 13.33% आया। अब इसको हम कंपेयर करने जा रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम के साथ, ठीक है जी। तो और उसमें फिर देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितनी आती है, तो कंपेंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ, विच इज़, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जी। यूज़ द एबीसी सिस्टम टू प्रिपेयर अ प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट टू एचएस। पहले हमने सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम यूज़ की, प्रिपेयर प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट। अब यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को अप्लाई किया है प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिटेबिलिटी पे, ठीक है। तो अब इसका मकसद क्या है, इसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को जब हम किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट भी कहते हैं, एबीएम भी कहते हैं। तो हम एक तरह से एबीसी से हम एबीएम की तरफ भी शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि चीज़ का जब हम इस्तेमाल करने लगें, कॉस्टिंग सिस्टम है, एबीसी इज़ ए कॉस्टिंग सिस्टम, जब हम उस कॉस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने लगते हैं अपने मकासद को हासिल करने के लिए, मैनेजमेंट को करने के लिए, तो वहीं पे वो उसका नाम थोड़ा सा चेंज होकर एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट बन जाती है। लेकिन ऑल्दो हकीकत के एतबार से तकरीबन एक ही चीज़ है। ऑब्वियसली जब हम कहते हैं कि ये रूल्स हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के, एबीसी के रूल्स हैं, तो रूल्स जो हैं वो किसी इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही हो सकते हैं, विदाउट इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं वो चीज़ हो सकती। तो यानी हम वापस आते हैं अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ कि एबीसी सिस्टम को आप यूज़ कीजिए और उसके साथ अच्छा आप क्या करेंगे। अब आपके सामने रेवेन्यूज़ और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एबीसी सिस्टम में भी वही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। लेकिन फ़र्क जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि स्टोर सपोर्ट कॉस्ट का जो है वो फ़र्क है। यानी पहले क्या था कि 10,800 को फॉर एग्जांपल बेक गुड्स के हवाले से हमने एज ए होल पूरी अमाउंट को, बेक गुड्स को जो है हमने शिफ्ट कर दिया था, उसको ट्रांसफ़र कर दिया था, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जितनी जिसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी उतनी जो है हम उसको जो है वो शिफ्ट कर देंगे। लेकिन अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर हमें जो है एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की हैं और रेट्स भी पुट किए गए हैं, ठीक है। और मिसाल के तौर पे एक्टिविटीज़ क्या है, ऑर्डरिंग है, डिलीवरी है, शेल्फ स्टॉकिंग है और कस्टमर सपोर्ट है। और इन मखसूस एक्टिविटीज़ को हर प्रोडक्ट लाइन ने कितना कितना यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल ऑर्डरिंग 25 ऑर्डर्स इस ख़ास टाइम पीरियड में जो है बेक्ड गुड्स के जाते हैं, मिल्क एंड फ्रूट के 20 जाते हैं और फ्रोज़न के 15 जाते हैं। इस तरह से अब हम इसको अप्लाई करते चले जाएंगे। एक या दो चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करता हूँ एग्जांपल के तौर पे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं रेवेन्यूज़ और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम में भी वही है 59,500 36,000, इधर भी हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर भी यही दोनों चीज़ें, ठीक है। इसमें हमारे अंदर इसमें हमने कोई फ़र्क नहीं डाला है, सेम है ये दोनों चीज़ें। अच्छा, तो अब तीनों प्रोडक्ट्स में इसी तरह से ही है। अब आगे क्या फ़र्क पड़ा है, अब हमने क्या किया है कि बाकी जितनी भी कॉस्ट हैं उसको हम ऑर्डरिंग, डिलीवरी, शेल्फ स्टॉकिंग और कस्टमर सपोर्ट के हवाले से देखेंगे। मिसाल के तौर पे अब 3 प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्डरिंग का हमने देख लिया कि $102 पर ऑर्डर उसका रेट है, ये गिवन है, ये हम इससे पहले देख चुके हैं। अच्छा, अब पहली प्रोडक्ट बीजी ने 25 ऑर्डर्स उसके होते हैं, मिल्क एंड फ्रूट के 20 ऑर्डर्स होते हैं और फ्रोज़न प्रोडक्ट्स के 15 ऑर्डर्स होते हैं। यानी ऑर्डर्स होने का क्या मतलब है कि इसके ऊपर जो है कॉस्ट आती है इस ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्डरिंग से मुराद क्या है कि कंपनी के जो है वो मसलन जो ऑर्डर्स आते हैं, कस्टमर्स जो ऑर्डर करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है। और ऑर्डरिंग का जो रेट गिवन है 102, उसके हवाले से उसका ये रेट हो गया, हर एक ने जितने जितने ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं उसके, वो हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया और ये उसका आंसर आ गया। इसी तरह से डिलीवरीज़ जो हैं, हर प्रोडक्ट की जितनी डिलीवरीज़ होती हैं, ठीक है, उसके हवाले से ये कॉस्ट आ गई। अच्छा, और डिलीवरी में
जो है $78 रेट है, और 90 डिलीवरीज फॉर एग्जांपल जो है वो बेक्ड गुड्स की हैं, 35 मिल्क एंड फ्रूट की, और 30 जो है फ्रोज़न प्रोडक्ट्स की हैं। इसी तरीके से शेल्फ स्टॉक और कस्टमर सपोर्ट को समझ लीजिए, ठीक है। रेट्स को वो जितनी जितनी एक्टिविटी को इस्तेमाल किया गया उस हिसाब से जो है वो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दें और फिर इन सबका टोटल कॉस्ट आ गई, तो 59,000 रेवेन्यूज़ में से 36,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में बाकी कॉस्ट को भी ऐड किया और ये मिल के 52,530 कॉस्ट हो गई। 59,500 में से 52,530 को माइनस किया तो ये 6,970 आ गया। जैसे सिंपल कॉस्ट सिस्टम में ऑपरेटिंग इनकम का की रेशो फाइंड आउट की थी, इसी तरीके से इधर भी कर ली। इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया मिल्क एंड फ्रूट और फ्रोज़न प्रोडक्ट्स की भी हमने इसी तरह से ऑपरेटिंग इनकम भी फाइंड आउट कर ली और ऑपरेटिंग इनकम की रेशो भी फाइंड आउट कर ली। ऑपरेटिंग इनकम रेशो ऑलवेज, जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ होती हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि उनको हम हमेशा रेवेन्यूज़ से डिवाइड करते हैं, और मोर स्पेसिफिकली हम नेट सेल्स से डिवाइड करते हैं। लेकिन ये कि यहाँ फिर एक ही फिगर गिवन है विच इज़ रेवेन्यूज़, तो हमने उसको रेवेन्यूज़ से ही डिवाइड कर दिया। तो ये इसके भी प्रॉफिटेबिलिटी। अब क्या करना होता है जी, नॉर्मली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब हम चलें तो यूज़ द एबीसी सिस्टम टू प्रिपेयर अ प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट फॉर एचएस। अब इसमें गौरतलब बात यह है बेटा कि आप इसमें ये नहीं कहा हुआ कि प्रिपेयर कॉस्टिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू एबीसी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज़ एबीसी सिस्टम, यानी उसकी जो भी टेक्निक्स हैं, टू प्रिपेयर अ प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में क्या क्या कुछ है, इस रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आप देखें कैलकुलेशंस तो यहाँ ख़त्म हो गई, एबीसी वाला काम तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। समझ आए ना सभी लोग कि यानी जिस वक्त हमने एबीसी को यूज़ किया तो ऑर्डरिंग के हिसाब से 2550 आ गया, सभी वैल्यूज़ को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद टोटल कॉस्ट आ गई। एबीसी का काम तो यहाँ तकरीबन ख़त्म हो गया, लेकिन आगे हमने उसकी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी की रिपोर्ट बनानी है। उसके अंदर आगे क्या बात है कि हमने उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट किया, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की रेशो भी फाइंड आउट की। इसके बाद अब इसी चीज़ में ये शामिल है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो मसला दरपेश है, ठीक है, उसको हम जो है कंपैरिजन भी करेंगे सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम के साथ, लेकिन वो खैर थर्ड रिक्वायरमेंट है। अब इस रिपोर्ट के अंदर जो है एक चीज़ और है कि दीज एक्टिविटीज़ आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। अच्छा, अब ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी जो प्रॉब्लम है, जो केस है, वो गिवन है उसके अंदर सब कुछ। ये जो टेबल है इसमें गौर से देखें जी, बेटा देख रहे हैं कि नहीं? हेलो ईमान, देख रहे हैं सर। हाँ, इसमें देखें बेटा, ये जो है ऑर्डरिंग, डिलीवरी, शेल्फ स्टॉकिंग और कस्टमर सपोर्ट, ये सब कुछ गिवन है, ये रेट्स गिवन है ना, और ये जो एक्टिविटी है ये भी गिवन है। तो इस हिसाब से ये है कि ये चीज़ें यहाँ बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई भला हमें? क्योंकि हमें फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी है, उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। हाँ बस शाबाश, यही बात है। इसका जवाब है कि हमने एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट के अंदर जो है वो टॉप मैनेजमेंट को बताने के लिए तमाम तर डेटा बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज्ड हालत में होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे हमने कैलकुलेशंस करके तो बता दिया, लेकिन ये कैलकुलेशंस आई कहाँ से हैं, उसका डाटा देखें, ये उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज करके ये एक टेबल के अंदर ये भी शो कर दिया। तो अब आप खुद गौर करें कि उस रिपोर्ट के अंदर अगर ये वाली ये नंबर्स ना हो तो, और उसके मुकाबले में ये नंबर्स हों, तो कौन सी रिपोर्ट ज़्यादा बेहतर महसूस होगी? वही होगी जिसके अंदर ये रेट्स गिवन होंगे। यानी हम बस आते हैं तीसरी रिक्वायरमेंट पे। व्हाट न्यू इनसाइट्स डज द एबीसी सिस्टम इन रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड्स टू एचएस मैनेज। तो वही नॉर्मल, जैसे कि मैं आपसे पहले पिछले एबीसी के प्रॉब्लम्स में, क्वेश्चंस में कह चुका हूँ कि इसकी आखिरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि पहली और दूसरी रिक्वायरमेंट को आप कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के नतीजे में आपको कुछ चीज़ें महसूस होती हैं, ठीक है। वो क्या महसूस होती हैं? वो ये कि पहले जो आप सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम करते रहे हैं वो आपको एक्यूरेट कॉस्टिंग प्रोवाइड नहीं करता रहा, ठीक है। और एक्यूरेट प्रोवाइड ना करने में दो हालतें होती हैं, अंडरस्टिंग, ओवर कॉस्टिंग। और ये हम कई मरतबा अपनी जो है वो डिस्कशन में पहले ये बात हमारे आ चुकी है कि अंडर कॉस्टिंग भी
ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाती है, ओवर कॉस्टिंग भी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है जी, ये बात हो चुकी है पहले। यस सर। अच्छा जी, अब ये कंपैरिजन कर दिया। अब आप देख सकते सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम में मिल्क एंड फ्रूट प्रोडक्ट जो है वो 5.5% जो है शो हो रहा है कि आपको ऑपरेटिंग इनकम रेशो जो है 5.45% है, जबकि एबीसी सिस्टम कहता है कि उसकी 8.48% है। तो इसका मतलब ये है कि बाकी प्रोडक्ट्स में तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल बेक्ड गुड्स तकरीबन ठीक है, एबीसी सिस्टम का भी वही रिज़ल्ट है जो कि सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम का रिज़ल्ट है। फ्रोज़न प्रोडक्ट्स में भी कुछ कंसिडरेबल डिफरेंस है। सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम उसको 13.33 कह रहा था और जो एबीसी सिस्टम है वो 11.7, यानी हाँ 12% कह लें। ये भी बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सर फिर भी डिफरेंस है। जी बेटा। सर ये रैंकिंग के लिहाज से उन्होंने किया हुआ है, बेक गुड्स जो है कॉस्टिंग में 21.33 है और एबीसी के अंदर 11.71 है। अच्छा, ये मैं बेटा भी देख लेता हूँ। हाँ, ये कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन की मिस्टेक महसूस हो रही है। ये हमारी फाइनल कैलकुलेशन में ये प्रॉब्लम है, या इसको देखें ज़रा करेक्ट क्या है। 21 करेक्ट है? नहीं 21 करेक्ट। 12 को ज़रा डिवाइड करें ज़रा। 12,700 डिवाइडेड बाय। सर उन्होंने ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है कि ये रैंकिंग के लिहाज से है, तो आगे बेक गुड्स के आगे नाम लिखा हुआ है उसका। जी बेटा आप देखें ना, इधर 21.34% है, ठीक है। तो और बेक्ड में ये आ गया जी 11.71, ठीक है। 21, हाँ ठीक है। तो ये इसका जो है बिल्कुल ये इसमें जो कंपैरिजन है वो इस तरह से, ठीक है जी। ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हुई थी। ये और ये फ्रोज़न, ये और मिल्क एंड, तो बेक्ड गुड्स के अंदर आ सकते हैं कि 21.33% है और सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम के तहत, और जो एबीसी सिस्टम है उसके तहत 11.71% है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसी तरह फ्रोज़न में जो है 13.33% है सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम में, जबकि एबीसी सिस्टम के हिसाब से 20.65 है। यहाँ पे भी बहुत डिफरेंस है, लेकिन दोनों वाइस वर्सा डिफरेंसेस हैं। और मिल्क एंड फ्रूट जूसेस जो है वो डिफरेंस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 3% का डिफरेंस है। तो इस तरह से अब हम इसके नतीजे की तरफ चलते हैं, इसके डिस्कशन की तरफ चलते हैं कि व्हाट आर साइड के इसमें से क्या इनसाइट्स जो है वो डिराइव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इनसाइट्स एक एक प्रोडक्ट को हम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे बेक्ड गुड्स को हम लेते हैं। तो बेक्ड गुड्स में आप देख सकते हैं कि सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम कहता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जबकि एबीसी सिस्टम ये कह रहा है कि 11.71%। ठीक है जी, प्रॉफिटेबिलिटी है। अब हम सबसे पहले बेक्ड गुड्स की प्रोडक्ट को लेते हैं और इसके अंदर ये डिस्कस करते हैं कि अब इसमें हमें किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। देखें, कैलकुलेशन तो करके बता दिया, लेकिन अब हमें कुछ इसके सोल्यूशन की तरफ भी जाना चाहिए। हम की अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस की हुई हैं कि रेवेन्यूज़ जो हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के, अगर 100% हम उसको मान लेते हैं तो बेक्ड गुड्स जो है वो टोटल रेवेन्यू का जो है वो 33% रेवेन्यू दे रहा है। मिल्क एंड फ्रूट जो है 37% दे रहा है और फ्रोज़न प्रोडक्ट्स जो है वो 28% रेवेन्यू उसका टोटल। इसी तरीके से CGS पे जब हम आए तो 30%, 40% और 28% है।
अच्छा, और इसी तरीके से ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का 41%, डिलीवरी का 58% और शेल्फ स्टॉकिंग का 46% और जो है वो कस्टमर सपोर्ट का 34%। अब इसमें पूरी में आप अगर गौर से देखें तो बेक्ड गुड्स जो हैं, पहले हम पिछली टेबल से बेक्ड गुड्स को ज़रा आइडेंटिफाई कर लें कि बेक्ड गुड्स सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम में बहुत हाईली जो है वो आपको रिटर्न महसूस हो रहा है, लेकिन दर हकीकत वो बहुत थोड़ा हो रहा है। अब इस प्रोडक्ट पर ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। एक तो हम इसमें से गौर कर सकते हैं ये जो टेबल बनी हुई है, लेकिन इससे पहले इस प्रोडक्ट की सिचुएशन को सकते हैं ओवरऑल, यानी कि डाटा के अंदर आप ये ज़रा देखें कि रेवेन्यूज़ 59,500 है, जो कि मिल्क एंड फ्रूट वाली प्रोडक्ट से जो है कम है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन किसी हद तक कम है, ठीक है जी। अच्छा, उसके मुकाबले में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और स्टोर सपोर्ट है। अब एक्टिविटी एरिया यूजेज, यानी कि जो ये एक्टिविटीज़ को इस्तेमाल करती है ये वाली प्रोडक्ट दूसरों के कंपैरिजन में, वो सबसे ज़्यादा है। इधर देखें ज़रा, ऑर्डरिंग, परचेज़ ऑर्डर्स जो हैं, यानी जो इसको परचेज़ किया जाता है इसके हवाले से, इसके 25 ऑर्डर्स इसके होते हैं, ठीक है जी। दूसरों के 20 और 15 है, ज़ाहिर है कि कॉस्ट दूसरों की इससे कम ही आएगी। डिलीवरीज़ इसका बहुत ज़्यादा ख़र्चा है, 90, ठीक है जी, और 35 और 30, तो इसका मतलब ये शेल्फ स्टॉकिंग 190, 180 और 40। तो देख कहने का मकसद ये है कि तकरीबन तमाम एक्टिविटीज़ कस्टमर सपोर्ट के अलावा बेक्ड गुड्स की जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ को यूज़ कर रही है, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ, तो ये एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा जब इस्तेमाल कर रही है, खर्च कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा कंपनी का खर्च करवा रही है। तो इस पे देखने की ज़रूरत है कि मिसाल के तौर पे डिलीवरीज़ हैं 90 हैं, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, बहरहाल इससे कम ही है, मिल्क एंड फ्रूट वाली प्रोडक्ट से रेवेन्यू इसका कम ही है, लेकिन इसके ऑर्डर इतने ज़्यादा क्यों हैं, इसकी डिलीवरीज इतनी ज़्यादा क्यों होती हैं, 90 डिलीवरीज इसकी क्यों हो रही हैं। अब इस तरह से देखना है, ये कॉस्ट कटिंग और कॉस्ट रिडक्शन के अंदर जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, समझ आ गई ना। तो अब हमने इन कैलकुलेशन से हमें जब पता चला कि सबसे पहले तो पता चला कि बेक्ड गुड्स जो हैं वो ज़ाहरी तौर पे जो बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट हमें देती महसूस हो रही थी, इतना ज़्यादा कोई हाई प्रॉफिट देती हुई भी महसूस नहीं हो रही। दूसरी बात, फिर हमने जब देखा कि हमारे पास तो एक्टिविटी जो है यूजेज मौजूद है, यहाँ पे एक वर्ड एक्टिविटी एरिया यूजेज लिखा हुआ है, ये इस वर्ड में भी मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्यों ईमान, क्या ख्याल आपका। यहाँ पे एरिया का तो कोई जिक्र नहीं है, एक्टिविटी यूजेज का यूजेज हो रहा है, एरिया से यहाँ पे कोई नहीं, ठीक है ना। ये को मुझे मिस टाइपिंग लग रही है कोई, यहाँ पे ये वर्ड नहीं है, एक्टिविटीज़ हैं ये, लेकिन उसका एरिया से इसका मुझे कोई ख़ास ताल्लुक महसूस नहीं हो रहा है। एनी हाउ, बहरहाल, तो अब हम वापस आते हैं ऑथर के सोल्यूशन की तरफ। तो कहने का मकसद, ऊपर वाले कॉलम में भी तो एक्टिविटी यूजेज लिखी हुई है। नहीं बेटा, मैं ये कह रहा हूँ एरिया, एरिया यूजेज जो है, मतलब एरिया तो कोई नहीं है ना, एरिया किसको कहते हैं मतलब, कितनी जगह यूज हो रही हाँ है। तो जगह, हाँ, तो यहाँ जगह का कोई जिक्र है नहीं, तो फिर मैं यही कह रहा हूँ, एक्टिविटी यूजेज है, बिल्कुल ठीक है, मैंने एक्टिविटी यूजेज को अंडरलाइन किया है, इसका मतलब ये है कि ये दो लफ्ज़ ठीक हैं, ठीक है। एरिया का कुछ मुझे समझ नहीं आया कि वाई दिस वर्ड हैज़ बीन एडेड नॉर दिस हैज़ बीन यूज्ड इन द सोल्यूशन एज वेल, तो ये मैं बात कर। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस ऑथर के एनालिसिस की तरफ। तो इधर देखें कि ऑर्डरिंग के हिसाब से 41% ये प्रोडक्ट यूज़ कर जाती है, जबकि रेवेन्यूज़ 33% दे रही है टोटल का, समझ आ गई जी। हेलो, जी सर। हाँ, तो इस तरीके से अब हम इसको देख रहे हैं
इसी तरह अब आ जाए डिलीवरी में सबसे ज़्यादा ये नुकसान कर रही है, समझ गए, यानी महंगी है ये। नुकसान क्या कर रही है, ये महंगी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉस्टली है, खर्चा ज़्यादा कर रही है ये, तो यहाँ पे देखने की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स जो कि टोटल डिलीवरी के कॉस्ट का 58%। देखें डिलीवरी पे खर्चा करवा रही तो कम से कम वो रेवेन्यू में तो सपोर्ट करे, रेवेन्यू में भी उतना सपोर्ट नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में भी सपोर्ट नहीं है, तो फिर तो हमें ये खर्चा ही करवा रही है ना। शेल्फ स्टॉकिंग में भी 46% ऑफ द टोटल शेल्फ स्टॉकिंग ले रही है, जबकि उसके मुकाबले में फ्रोज़न प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी प्रोडक्ट जा रही है जो मुनासिब है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन तो नहीं है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा वो कॉस्ट भी दूसरों के मुकाबले में इस्तेमाल नहीं कर रही है। अब इस एनालिसिस को कुछ आगे कुछ सेंटेंसेस की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बात मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। इस सारे एनालिसिस के अंदर आप लोगों ने, आपको मैं अप्रोच समझा रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, आप लोगों को जिस वक्त महसूस हो कि ये हमने रिपोर्ट तैयार करनी है, आपने प्रोडक्ट्स का एक पैरेलल इस तरह का एनालिसिस कर लेना है। एनालिसिस एक तो ये वाला रेशो वाला हो गया, परसेंटेज वाला हो गया, ठीक है बेटा। दूसरा जो है वो ये वाला हो गया उनकी परसेंटेज के हिसाब से। तो जहाँ कहीं अगर रिपोर्ट का कहा जाए तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास टाइम हो एग्जामिनेशन सेटिंग के अंदर तो आप उसको ये दोनों टेबल्स को बना लें, अदरवाइज़ अगर टाइम कम है तो वो पहली ही काफ़ी है। लेकिन फिर भी आपको रिपोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो देना पड़ेंगे ना, यानी इनसाइट जिसको कहा है उसने, उस हवाले से कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको उसको देना पड़ेंगे, यानी बताना पड़ेगा कि एबीसी सिस्टम किस तरीके से बेहतर है और हमारी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं हिसाब से हमारी कैलकुलेशन नहीं जा रही थी, अब हमें कैलकुलेशंस को ठीक करने की ज़रूरत है। एक ये बात हो गई, यानी हमें किस किस काम में मदद दे रही है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ना सिर्फ ये कॉस्टिंग में हेल्प बल्कि हमें कॉस्ट रिडक्शन में भी ये हेल्प कर रही है। कॉस्ट रिडक्शन में कैसे हेल्प कर रही है जी? जी रिजवान भाई आप बताना पसंद करेंगे? हेलो रिजवान साहब आप मौजूद हैं? जी जी सर जी। हाँ जी बताएं आप। हाँ तो बस बेटा यही तो मसला है हमें यहाँ, क्या किया जाए। जी बिलाल साहब, बिलाल अमीन आप यहाँ मौजूद हैं बेटा? यस सर। जी बेटा आप बता दें। सर ये रिडक्शन हो रही है और उसकी ये नहीं समझ आई किस तरह से हो रही है। नहीं मैंने पूछा क्या है यही बता दीजिए। सर आपने कहा था कि ये इसकी वजह से रिडक्शन हो रही है सेल्फ स्टॉक में। किस चीज़ की रिडक्शन हो रही? ये जो सेल्फ स्टॉक की है। चलें जी फिर अब हम पूछ लेते हैं, बिलाल आमिर साहब से पूछ लेते हैं। जी मलाइका। चलें ईमान आप ही बेटा फिर बताएं तो। सर आप कहा है कि बेक गुड्स में डिलीवरी की वजह से सेल्फ स्टॉकिंग में रिडक्शन हो रही है, जब ज़्यादा प्रोडक्ट्स डिलीवर हो जाएंगे तो सेल्फ स्टॉकिंग की ज़रूरत कम पड़ेगी। नहीं मैंने बेटा पूछा कुछ और है। आपने पूछा था कि कॉस्ट रिडक्शन कौन सी हो रही है। हाँ नहीं 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 बेटा मैंने ये पूरी बात, देखिए मैंने पूरी बात ये कही है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम जो है दो तरह से ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है। वो किस किस तरीके से? एक से जब एक्टिविटी बेस के लिहाज से सारी कॉस्टिंग होती है तो कॉस्ट में रिडक्शन होती है, जो जिसकी रिलेटेड कॉस्ट्स हैं वो उसी के अंदर ऐड होती है बस। चलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा। देखिए मैंने ये कहा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग दो तरह से ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है। एक ये कि वो आपको सही कॉस्टिंग प्रोवाइड करता है, एक्यूरेट कॉस्टिंग प्रोवाइड करता है। उससे क्या होता है, तो आप करेक्ट कॉस्टिंग जब आपके पास आ जाती है तो करेक्ट प्राइसिंग आ जाती है, ठीक है। आपकी कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग बिल्कुल सही हो जाती है, ठीक हो गया जी। जब आपकी प्राइसिंग ठीक होगी तो आपको मार्केट के अंदर जो है आप सही तरह से कम्पीट कर पाएंगे। दूसरी चीज़,
दूसरी चीज़ ये है कि बेटा ये आपको एक पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक पूरा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए आप अपनी कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे उसने आइडेंटिफाई किया है, इंडिकेट किया है आपको कि आपकी बेक्ड गुड्स वाली जो प्रोडक्ट है उसके अंदर डिलीवरी की कॉस्ट और शेल्फ स्टॉकिंग की निस्बतन बहुत ज़्यादा है दूसरी प्रोडक्ट से। मिसाल के तौर पे अब कंपैरेटिवली अगर देखें तो फ्रोज़न जो है वो आपको रेवेन्यू में तो 28.9 यानी तकरीबन 29% दे रहा है, और बेक्ड जो है वो 33% आपको रेवेन्यू में दे रहा है। रेवेन्यू की परसेंटेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन गौर कीजिए शेल्फ स्टॉकिंग में फ्रोज़न जो है सिर्फ 9.76 यानी कि तकरीबन 10% कॉस्ट लगवा रहा है आपकी, जबकि बेक्ड गुड्स 46% क्यों लगवा रहा है, समझ गई ना? तो ये आपको डायरेक्शन देता है, एबीसी सिस्टम आपको डायरेक्शन देता है कि आप अपनी कॉस्ट की मैनेजमेंट कर सकें, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट कर सकें। ठीक है जी, यानी अपनी कॉस्ट को, इसमें क्वेश्चन रेज होगा कि भाई क्यों ये ज़्यादा कॉस्ट हो रही है, कम हो नहीं जाएगी, ये क्वेश्चन रेज होगा। जब ये रेज होगा तो फिर उसकी इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा कॉस्ट। इसी तरीके से डिलीवरीज इतनी ज़्यादा बेक्ड गुड्स में क्यों हो रही हैं, तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब देखें यानी मिल्क फ्रूट जो है वो रेवेन्यू में तो तकरीबन 37% प्रोवाइड करता है, मोर देन 1/3, लेकिन डिलीवरीज में उसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 22.58% है। और इंटरेस्टिंग बात ये देखें कि मिल्क फ्रूट और फ्रोज़न की मिला के जितनी डिलीवरीज कॉस्ट है यानी तकरीबन 42%, वो अकेले बेक्ड गुड्स की उन सब से ज़्यादा है 58%। तो ये हमें कॉस्ट रिडक्शन के अंदर भी डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, ताकि हम कॉस्ट को देख सकें। अब मैं फाइनली कुछ ये स्टेटमेंट्स को रीड कर देता हूँ। द बेक्ड गुड्स गुड्स लाइन्स ड्रॉप्स साइजेबली इन प्रॉफिटेबिलिटी व्हेन एबीसी इज़ यूज्ड। ये हमने पहले ही नोट कर लिया, आपने भी देखा, जब हमने उसको इस्तेमाल किया तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत गिर गई। ऑल्दो इट कॉन्स्टिट्यूट्स 30.7% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इट यूजेज ए हायर परसेंटेज ऑफ टोटल रिसोर्सेज इन ईच एक्टिविटी एरिया। उसने कहा जी कि CGS तो ठीक है कि बहुत ज़्यादा कोई नहीं है, ऑल्दो फ्रोज़न से ज़्यादा ही है, सिर्फ मिल्क फ्रूट से कम है। ठीक है, तो ये तकरीबन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हम कह लें कि ठीक मान लें उसको कि ये अपनी डायरेक्ट